नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल पे। मैं आपकी दोस्त आपके लिए लेके आई हूँ आज एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है ओजोन क्षरण। यानी कि आज हम बात करने जा रहे हैं ओजोन क्षरण के बारे में, जिसे कि इंग्लिश में ओजोन डिप्लेशन के नाम से जानते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ओजोन परत क्या है। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन O3 गैस की एक परत होती है, यानी कि जो ओजोन गैस होती है उसको हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। यह समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को यहाँ पे, यानी कि पराबैंगनी किरणें जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, ये बहुत हानिकारक होती है और उनको ये पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब मैं इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू भी शो करती हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है लेयर्स है ना, एक होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। ये क्या होती हैं? ये होती हैं लेयर्स, एटमॉस्फेयर की लेयर्स। तो हमने क्या बात करी कि ये समताप मंडल में पाई जाती है और समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ये ओजोन लेयर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्या है? ये ओजोन लेयर है, ये पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या करती है? ये हार्मफुल जो भी यूवी रेडिएशन होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब करती है, उसको पृथ्वी पर आने से ये रोकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ ओजोन लेयर डिप्लेशन। देखो इसमें कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो देखो यहाँ पे आ रही हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं और ये क्या करती है? ये लेयर देखो, ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है? ये इसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो ये खाली जगह, ये क्या है? होल है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब यहाँ से CFC गैसेस निकलती हैं, और मैंने आपको अभी बताया था लास्ट वीडियो में कि CFC जो होती हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपकी ये ह्यूमन मेड ये गैस है और इसको यूज़ किया जाता है आपके रेफ्रिजरेटर में, AC में ठंडा रखने के लिए, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं उसके क्लीनिंग में यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें यूज़ होता है CFC का, ठीक है। तो ऐसी कई चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो जब ये CFC गैस निकलती है हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है तो आपको पता है, तो ये जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये टूट के किसमें? क्लोरीन में बदलता है, ठीक है। और आपको पता है जो क्लोरीन का एक ही अणु जो होता है ना, वो ओजोन के कई सारे अणुओं का विनाश करने के लिए समर्थक होता है। मतलब कि उसका एक ही अणु जो होता है वो इनफ होता है, क्लोरीन का एक ही अणु इनफ होता है ओजोन के बहुत सारे अणुओं को ख़त्म करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई भी गया कि जो CFC देखो ऊपर गई, उसने क्या किया? उसने रिएक्शन किया और फिर क्लोरीन उससे अलग हुआ। क्लोरीन ने क्या किया? ओजोन को क्या किया? अलग अलग भाग में तोड़ दिया, उसको ख़त्म करने का ये काम करते हैं। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि इस ओजोन गैस की क्या हो रही है? कमी हो रही है, ये लेयर पतली होती जा रही है और इस वजह से क्या है? कहीं कहीं पे ये छेद भी देखा गया है। और इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि अगर ये अल्ट्रावायलेट रेस अगर हमारी धरती पे आएंगी तो क्या करेंगी? ये हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके महत्व की। तो ये क्या करती है? ये हमारी पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है, ये त्वचा को और आँखों को नुकसान से बचाती है, इसीलिए ओजोन परत का काफ़ी महत्व होता है, ठीक है। देखो ओजोन क्षरण क्या है? अगर आपको एक लाइन में बोलना है तो ओजोन परत की मोटाई का कम होना ही ओजोन क्षरण कहलाता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट है हमारा कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ कि जो CFC गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये गैसें क्या करती हैं? ये वायुमंडल में ऊपर उठती हैं। ये गैसें क्या करती हैं? अल्ट्रावायलेट किरणों से टूटकर क्लोरीन छोड़ती हैं और क्लोरीन ओजोन O3 को तोड़ देता है। अब देखो आपको रिएक्शन बताया कि ये क्या करता है? ऐसे करके उसको यहाँ पे तोड़ देता है। तो ये प्रक्रिया क्लोरीन कई बार ये प्रक्रिया करता है, इस तरह से ओजोन का क्षरण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यहाँ देखो एक क्लोरीन जो होता है एक क्लोरीन परमाणु हजारों ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल याद रखिएगा। मैं आपको बता रही थी ना कि क्लोरीन का एक ही अणु जो है परमाणु कह सकते हैं, तो वो बहुत सारे ओजोन के अणुओं को नष्ट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि वो जो CFC हम यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं और ये क्या करती है? हमारी जो ओजोन गैस है उसको कम कर रही है, उसको ख़त्म कर रही है। और इसीलिए कहीं कहीं पे जो आप देखेंगे एंटार्क्टिका साइड पर भी देखा गया था और भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे देखा गया था कि वहाँ पे होल पाया
गया था, क्योंकि उसकी जो लेयर है वो बिल्कुल पतली हो गई है। ठीक है, देखो यहाँ पे आगे दिया भी है कि ओजोन क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले 1985 में एंटार्क्टिका के ऊपर पाया गया था। ओजोन क्षेत्र की खोज किस तरीके से 1985 में जो ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे के जो वैज्ञानिक थे जोसेफ फरमैन और उनके सहयोगियों के द्वारा, जो भी उनके साथ थे कलीग्स थे, उनके द्वारा एंटार्क्टिका के ऊपर ये की गई थी, जो सर्वे चल रहा था, जिससे ये पता चल जाता है कि वहाँ पे तो एक होल है। ठीक है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में ये अधिक गंभीर है। ठीक है, कारण क्योंकि क्या होता है वहाँ पे तापमान कम होता है, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, क्योंकि सन की रेज वहाँ पे नहीं पहुँच पाती हैं। और ऊपर से दूसरा रीज़न है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। देखो क्या होते हैं ये, इसके बारे में देखते हैं। इसको शॉर्टकट में कहें तो PSC भी बोल सकते हैं। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो होते हैं, ये जो हमारे पोलर रीजन्स होते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये समताप मंडल में बनने वाले ये क्या होते हैं, बादल होते हैं ये। ठीक है, जो क्लोरीन को सक्रिय करके ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को ये तेज करते हैं और एक तरह से ये एक सरफेस देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो क्लोरीन वाली जो प्रक्रिया होती है बहुत तेज़ी से होती है यहाँ पे, और ओजोन क्षरण की जो प्रक्रिया होती है बहुत तेज होती से करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि PSC के ये केमिकल रिएक्शन प्लेटफॉर्म, यानी कि ये खुद ओजोन को नहीं तोड़ते हैं, बल्कि रिएक्शन होने के एक तरह से ये सरफेस देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप ये सोच रहे होंगे कि वहाँ पे इतना मतलब कि जो हम बात करें कि पोलर रीजन्स में ये बहुत जल्दी इफेक्टिव होता है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर हम जाते हैं अपने धरातल से, रुको इससे बताती हूँ मैं आपको। ये देखो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, रुको मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, वेट, कलर चेंज करते हैं इसका। देखो जैसे कि हमारी अर्थ है, ठीक है, तो क्या होता है ना कि जो आपको पता है कि जो हमारा उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है इक्वेटर के पास लगभग 23 डिग्री नॉर्थ से साउथ तक के बीच का जो होता है ना, 23 डिग्री नॉर्थ टू साउथ के बीच का जो पार्ट होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पार्ट होता है, यहाँ वाला पार्ट, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो सूर्य की किरणें सीधी भी पड़ती हैं। और देखो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो गैसेज होंगी तो वो कैसी होंगी, खुली खुली सी होंगी। आपको पता है ना कि जब चीज़ें गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है थोड़ा सा, और फिर क्या होता है कि वो हल्की होकर ऊपर उठती है गैसेस। तो इस वजह से यहाँ पे जो वायुमंडल की ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू द पोलर रीजन्स। ठीक है, तो यानी कि आपने ये पढ़ा भी होगा कि जैसे हम बात करते हैं लेयर्स की कि कोई लेयर्स के यहाँ पे तो उसका सरफेस ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स की तरफ, तो उनकी जो हाइट होती है वो कम होती जाती है। तो इसी प्रकार से जो ये ओजोन लेयर की जो मोटाई है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तो ज़्यादा है, लेकिन जो ये पोलर रीजन्स होते हैं ना, तो यहाँ पे उनकी जो मतलब जो उनकी मोटाई जो थिकनेस होती है वो थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे क्षरण भी बहुत जल्दी होता है उसका। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि ओजोन क्षरण के, अब हमें पढ़ना है कि ओजोन क्षरण के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। पहले तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हमने बात करी, फिर आता है फ्रिज, AC जो स्प्रेज में यूज़ होता है। ठीक है, जो गैस यूज़ होती है CFC, इससे हेलोन नाम की गैस होती है। फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं आग बुझाने में, है ना, उसमें भी यूज़ होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होती हैं, औद्योगिक गैसेस जो होती हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या करती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, तो ये सब क्या करती हैं, ये हमारे ओजोन क्षरण का मतलब क्षय करने में ये प्रमुख गैसेस हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम, फिर बात करते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, इसका हमारे धरती पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पहले हम प्रभाव बात करते हैं पर्यावरण के स्तर पर। पर्यावरण के स्तर पर पहले आता है ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी, क्योंकि भाई क्या होता है अगर इसकी ये कमी होगी तो अल्ट्रावायलेट रेस क्या होंगी, पृथ्वी पर आएगी और वो क्या करेगी, टेम्परेचर को भी खूब बढ़ा देगी। तो इससे क्या होगा, हमारे ग्लोबल वार्मिंग में भी वृद्धि होगी। हमारा जो इको सिस्टम है वो असंतुलन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, त्वचा कैंसर यानी कि स्किन कैंसर हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, DNA डैमेज होने की संभावना रहती है। तो ये सारी चीज़ें का असर किस पे पड़ेगा, मानव के स्वास्थ्य पर। वनस्पति पर क्या पड़ेगा कि फसलों की उत्पादकता में कमी आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो खराब हो जाएंगी फसल, जल जाएंगी, खराब हो जाएंगी, तो हो ही नहीं पाएंगी। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या है, कुछ दिए गए हैं। तो फिर क्या हुआ था कि आपका 1987 में, इसको हटा देते हैं, रुकिए,
1987 में क्या हुआ था कि एक प्रयास किया था, यानी कि एक समझौता किया गया था जिसे हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझौता हुआ था। तो आपको 2-3 समझौतों के नाम दे देंगे, तो कौन सा समझौता हुआ था ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए, ठीक है। तो वो कौन सा था, मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1987 में। तो इसमें क्या हुआ था, समझौते में बात की गई थी कि 1987 में समझौता हुआ था और क्या बात हुई थी कि हम लगभग 2000 तक इनके उपयोग को काफ़ी हद तक घटाने का लक्ष्य। किनके उपयोग को, मतलब कि जो गैसेस जो क्या करती हैं, ओजोन नाशक गैसेस हैं, ठीक है, जो ओजोन, ओके मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो क्या है, जो ओजोन को नाश करने वाली जो गैसेस हैं, ओजोन नाशक जो गैसेस हैं, उसके उपयोग पे उन्होंने क्या कहा था कि इसमें उसके उत्सर्जन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि लगभग 90% तक उस पर कमी लाएंगे, ठीक है। और इसके बाद इसी जो समझौते को 1990 में एक अंतिम रूप दिया गया था और इसमें कहा गया था, इसमें मतलब डिसीजन लिया गया था कि जो हमारी CFC गैस है, यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है और जो हेलोन गैस है, उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लिया गया था कि भी इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। उसको लगभग 2000 ईस्वी तक क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से बैन लगा देंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो और जो हमारे विकासशील देश थे ना, उसमें उनको 10 साल का और उनको मतलब टाइम दिया गया था, क्योंकि उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास साधन नहीं थे, तो उनको 10 साल का और, यानी कि 2010 तक का उनको टाइम दिया गया था कि वो लोग भी क्या करेंगे कि ये जो गैसेस हैं इनके उत्सर्जन में कमी लाएंगे, ठीक है। और आपको बता दूं कि इसी के तहत क्या हुआ था कि जो हमारा भारत है उसको 1.9 अरब डॉलर की धनराशि भी उपलब्ध कराई गई थी। इसीलिए क्योंकि देखो हमारा देश भी विकासशील देश है, तो उस समय पे जो भी विकासशील देश थे उनको थोड़ी आर्थिक सहायता भी दी गई थी, ठीक है, और उस आर्थिक और तकनीकी सहायता दी गई थी उनको, ठीक है। तो इसमें भारत को 1.9 अरब डॉलर की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। काय के लिए उपलब्ध कराई गई थी, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, इसके उत्सर्जन में कमी ला सके और उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज़ यूज़ कर सके। अच्छा, फिर आपके मन में ये भी तो आएगा कि अगर हम ये CFC गैसेस को अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो इसकी जगह पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे ये भी निर्णय लिया गया था कि यहाँ पे ये बताया गया था कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग इस CFC की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप हाइड्रोकार्बन का भी यूज़ कर सकते हो, और अमोनिया का भी यूज़ कर सकते हैं CFC की जगह पे, मतलब एक विकल्प के रूप में, ठीक है, एक ऑप्शन के रूप में ये दिया गया था कि अगर आप CFC नहीं यूज़ करेंगे तो उसकी जगह पे ये जो गैसेस है, नाम बताया मैंने, हाइड्रोकार्बन और अमोनिया, इसका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ओजोन की परत जो होती है लगभग 20 से 35 किलोमीटर के बीच में होती है। इसकी खोज कब हुई थी, 1985 में पता लगाया गया था कि अंटार्कटिका के ऊपर क्या हो रहा है, होल हो रहा है। इसका मुख्य कारण बताया गया CFC को, और इसका समझौता किया गया था 1987 में, जो मॉन्ट्रियल समझौता था, कि इसके तहत क्या किया गया था कि सभी देशों ने आपसी सहमति की थी कि हम लोग क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि जो ओजोन परत को जो नाशक जो गैसेस हैं उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें विकासशील देशों को 10 वर्षों का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, 2010 तक का टाइम दिया गया था कि वो लोग भी पूरी कोशिश करें। और यहाँ पे कहा गया था कि आप CFC का यूज़ ना करें, उसकी जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, विकल्प के रूप में हाइड्रोकार्बन और अमोनिया का यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक तरह से एक बात कर सकते हैं कि ओजोन क्या कर रही है, शील्ड का काम कर रही है, हमें बचाने का काम कर रही है, और CFC क्या करती है, किलर का काम करती है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का ओजोन क्षरण के बारे में पढ़ा। मैंने बहुत डिटेल में नहीं देखो किया है, जो मेन जो इम्पोर्टेंट हैं पॉइंट्स उसी को मैंने यहाँ पे लिया था कि आप लोगों के लिए तैयार हो जाएगा, आप लोग इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, सबसे शेयर करिएगा। चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।